साथियों नमस्कारम, जय सिया राम, राधे कृष्णा। साथियों कहते हैं कि संस्कृति पर गर्व गुणों है, भाषा पर अभिमान है, रंग रंगीलो छैल छबीलो प्यारो राजस्थान है। प्यारो राजस्थान है, मारो राजस्थान है। जिस धरती का कण कण वीरता की पहचान है, वह प्राणों से भी प्यारा मेरा राजस्थान है, मेरा राजस्थान है। भारत एक महान देश है और इस महान देश का महान प्रांत है राजस्थान राज्य। और राजस्थान राज्य के धरातलीय दृष्टि से अपन देखते हैं तो कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है और कहाँ पर मरुस्थल है। तो भौतिक दृष्टि से राजस्थान के का विभाजन किया गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे, आप मेरा साथ देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश देखो, व्यक्तिगत तौर से अपन देखते हैं तो एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा हुए हैं, कक्षा 12 की पुस्तक में दे रखा है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा, बड़ा नाम है प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी। प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश बताए, राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश बताए। और ये भौतिक प्रदेश ऐसे थे मेरे साथियों, राजस्थान के लगभग बीचों बीच से ऐसे यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला गुजर रही है जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसको एक भौतिक प्रदेश माना, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होकर दिल्ली के रायसीनाथ पहाड़ी तक जा रही है। इसकी टोटल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में ये 550 किलोमीटर है। तो एक प्रदेश तो इसको मान लिया इन्होंने। एक 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो हो रही है उसको मान लिया, 1, 2, यानी इसका नाम दिया इन्होंने शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश। तीसरा नाम दिया इन्होंने अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। और ये अर्ध शुष्क प्रदेश ऐसे दिया ये। अब इधर से एक कैनाल आ गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इन्होंने चौथा विभाजन किया, और चौथा विभाजन ये था नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश। और इसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ का क्षेत्र, कुछ चूरू का क्षेत्र है। ये 4 प्रदेश हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और 4। इधर अरावली के पूर्व में इन्होंने 3 प्रदेश बताए। एक तो प्रदेश ये बना दिया, एक जो हाड़ौती क्षेत्र है इसका नाम दिया चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र नाम दिया, बीहड़ क्षेत्र। इसका नाम दिया कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र। सामान्य जानकारी के लिए है मेरे साथियों, औद्योगिक क्षेत्र। और इसका नाम दिया निचले वाले का, निचले वाले का नाम दिया इन्होंने, 3 हो गए, 4 हो गए और 5वां ये, 6ठा ये। और निचले वाले का नाम दिया दक्षिणी पूर्वी कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र निचले वाले का नाम दिया। तो ये 7 भौतिक प्रदेशों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने विभाजित किया। ऊपर वाले में औद्योगिक जुड़ गया, नीचे वाले में औद्योगिक नहीं है, केवल कृषि क्षेत्र है। 7 भौतिक विभागों में प्रोफेसर वीसी मिश्रा जी ने विभाजन किया। अब मेरे साथियों आगे अपन देखते हैं कि सामान्य तौर पे धरातलीय दृष्टि से या भौतिक दृष्टि से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का 61.11% भाग मरुस्थलीय है, पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के पास में है। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है। लेकिन अरावली के पश्चिम में 13 जिले आते हैं, सिरोही इसमें शामिल नहीं है। आगे विस्तार से अपन देखेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के 9% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। ये इधर 9% है और इधर 10% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पहाड़ियों पर मानव बसेगा थोड़ी, इसमें चोटियाँ ही चोटियाँ हैं। उसी के साथ में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये मानव बसावट के अनुकूल है। ये 23% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 23% भाग पर 39% राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। आगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ पर राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास
करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है मेरे साथियों। तो पहला कौन सा है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल कहते हैं मेरे साथियों, थार का मरुस्थल कहते हैं। और ये थार का मरुस्थल है, इसकी उत्पत्ति टी फॉर थार, THAR, थार, और इसकी उत्पत्ति टैथिस सागर से हुई है, टैथिस सागर से हुई है, टैथिस सागर से उत्पत्ति हुई है, टैथिस सागर से। अब ये टैथिस सागर से उत्पत्ति कैसे हुई है मेरे साथियों? अपन सीधे तौर पे अपन ये देख लेते हैं कि जैसा भी है राजस्थान है, इधर तो था गोंडवाना लैंड और इधर था अंगारा लैंड। ये अरावली है और ये यहाँ पर था टैथिस सागर, टैथिस सागर। अब मेरे साथियों इधर की नदियाँ और इधर की नदियाँ, इधर की नदियाँ अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। ये सागर था और ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अवसाद, अवसाद से निर्माण हुआ, अवसाद से। इस अवसाद के कारण ही मिट्टियाँ पानी जमा करती गई और टैथिस सागर पूरा भर गया, अवसाद से भर गया, यानी मिट्टी के अपरदन से भर गया। और मिट्टी के अपरदन से भरने के कारण यानी अवसाद से भरने के कारण हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति हुई यहाँ पर, हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन है, ये भर गया पूरा, और ये हाइड्रोकार्बन के कारण ही पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में तेल निकल रहा है। यहाँ के जो बाड़मेर में जो कोयला निकल रहा है ये इसी की उपज है, ये इसी की उपज है। तो सीधे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि अंगारा लैंड से और इधर से गोंडवाना लैंड से दोनों साइड की नदियाँ अवसाद से टैथिस सागर को भर दी थी उस समय, और ये पूरा भर चुका था। भरने के बाद में वर्तमान में मरुस्थल का रूप ले लिया, जिसको अपन थार का मरुस्थल कहते हैं, भारत का महान मरुस्थल कहते हैं, सबसे आबाद मरुस्थल है और विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, वर्ल्ड का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है, बड़ा मरुस्थल है। अब मेरे साथियों बात यह है कि ये जो थार का मरुस्थल है इसका अगर अपन विभाजन करते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का अपन विभाजन करते हैं तो दो भागों में विभाजित किया जाता है इसको। अब मैं सीधे तौर पे एक पतंगी बना देता हूँ। ये तो हो गई अरावली, ये अरावली हो गई, और ये दो भाग, एक भाग और दो भाग सीधे तौर पे। हाँ, इसके दो भागों में विभाजित किया जाता है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। एक तो शुष्क प्रदेश, शुष्क प्रदेश, एक अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर टोटल क्षेत्रफल है। अब जो शुष्क प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश यहाँ पर शुष्क प्रदेश में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। इसका दूसरा नाम लाठी प्रदेश है, लाठी प्रदेश। शुष्क प्रदेश को लाठी प्रदेश भी कहते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश को बांगड़ या बांगर प्रदेश भी कहते हैं। और ये पुरानी जलोढ़ है, ये क्या है? पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ है। अब मेरे साथियों ये तो हो गया शुष्क प्रदेश, इधर का तो शुष्क प्रदेश, और ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश का क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर है, अर्ध शुष्क का 75,000 वर्ग किलोमीटर है, 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब ये लाठी प्रदेश है, ये जो लाठी प्रदेश है, इस लाठी प्रदेश में अगर अपन देखते हैं तो इधर
यहाँ से देख लेते हैं अपन सीधा। यहाँ पोखरण है, क्या है साथियों, पोखरण, और इधर है मोहनगढ़, मोहनगढ़ विशेष तौर से यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर एक जल पट्टी है, इसको लाठी प्रदेश को यहाँ पर जल पट्टी है, इसमें जल है, भूगर्भीय जल पट्टी है मेरे साथियों। यहाँ पर क्या है, भूगर्भीय जल पट्टी है। उसी जब ये भरा था, यानी जो 38 सागर भरा था, तब ऐसी अवसादों चट्टानों के कारण ये लाठी प्रदेश का निर्माण हुआ पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। यानी ये जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी, और ये प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष माना जाता है, और ये अवसादी चट्टानों के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। इसको भूगर्भीय जल पट्टी कहते हैं। जो जैसलमेर या फिर मरुस्थल का जो चंदन नलकूप है वो इसी में है, जिसको अपन थार का घड़ा कहते हैं। यहाँ पर विशेष तौर से सेवण घास या लीलन घास होती है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर सेवण या लीलन घास होती है, ये मतलब पशुओं के लिए बड़ी पौष्टिक होती है। और इसका निर्माण जुरासिक काल में शुरू हुआ था। वैसे थार के मरुस्थल का जो निर्माण है वो टर्सरी युग या प्लीस्टोसीन युग में थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ था। टर्सरी या प्लीस्टोसीन, टर्सरी या प्लीस्टोसीन काल में थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ था। और इसी में भूगर्भीय जलपट्टी में ही, जिसको अपन लाठी प्रदेश कहते हैं, इसका क्षेत्र और भी बड़ा है, लेकिन जो ये जलपट्टी है लाठी सिरिंज इसी के अंतर्गत है। और आकलवुड फासिल फारक इसके बिल्कुल पास में ही है। आकलवुड फासिल फारक इसी में स्थित है। अब 25 सेंटीमीटर से शुष्क प्रदेश में कम वर्षा होती है, और यहाँ पर 25 से 50 के बीच में होती है। अर्ध शुष्क में 25 से 50 के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है, जिसको बांगड़ या पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ भी कहते हैं। अब मेरे साथियों, बात यह है कि थार के मरुस्थल में अगर औसत वर्षा की टोटल बात करें तो 10 से 40 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। 10 से केवल कभी कम हो जाती है, कभी कम, 10 से 40 सेंटीमीटर के लगभग आसपास में वर्षा होती है। लेकिन कुछ नदियाँ, उधर से इंदिरा गांधी नहर आ गई, इधर से अगर नदियों को देखें अपन तो लूणी, जवाई, घग्गर, जो प्राचीन जो सरस्वती नदी है, ये मुख्य तौर पर यहाँ की नदियाँ हैं। इसके बाद में पुनः इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, किसको, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को। अगर इसकी लंबाई देखें तो इसकी लंबाई टोटल मेरे साथियों यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर ये वाली इसकी चौड़ाई देखें तो ये वाली चौड़ाई इसकी आधी है लगभग, यानी 320 किलोमीटर है। अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखें तो 300 मीटर है। समुद्र तल से औसत ऊंचाई मरुस्थलीय प्रदेश की तो 300 मीटर है। ये इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है, और ये वाली लंबाई ये कितनी है, 320 किलोमीटर। यानी चौड़ाई इसकी कितनी है, 320, लंबाई कितनी है, 640, और समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है, 300 मीटर है। अब पुनः इस भौतिक प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पुनः थार के मरुस्थल को दो भागों में विभाजित किया जाता है। मेरे साथियों, दो भाग अपन देखते हैं। साथियों, पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है थार के मरुस्थल को। एक तो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालू का स्तूप मुक्त, यानी मुक्त क्षेत्र, यानी यहाँ पर मिट्टी के टीले नहीं है। एक है इसके विपरीत बालू का स्तूप युक्त और मुक्त का अंतर है। मुक्त क्षेत्र या प्रदेश बात एक ही है मेरे साथियों। अब यहाँ पर मरुस्थल नहीं है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं है, मिट्टी के टीले नहीं है, सीधे तौर पे बालू के टीले नहीं है।
हाँ, तो फिर क्या क्या है यहाँ पर मेरे साथियों, यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल है। और इस पथरीले मरुस्थल को अपन हम्मादा कहते हैं। कई एग्जामों में आया हम्मादा क्या है, क्या कहते हैं, हम्मादा कहते हैं। इसके उदाहरण विशेष तौर से पोखरण, फलोदी सबसे ज़्यादा जैसलमेर में पाए जाते हैं। हाँ, तो इसको हम्मादा कहते हैं। पथरीला मरुस्थल है जिसको अपन हम्मादा कहते हैं। यहाँ पर बालू के टीले नहीं हैं, बालू का स्तूप नहीं है, और यह बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ये पूरे क्षेत्रफल का लगभग 41.5% क्षेत्र पर फैला हुआ है, यानी हम्मादा पथरीला मरुस्थल। जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है ये 58.5% भाग पर फैला हुआ है, यानी यहाँ पर बालू का स्तूप ही स्तूप है। अब ये बालू का स्तूप से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो कैसी कैसी है मेरे साथियों। सबसे पहले है बरखान, आपने नाम सुना होगा मेरे साथियों, बरखान। बरखान इन्हीं में से घुमा फिरा कर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है खूब। बरखान यानी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को, बालू का स्तूप को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं मेरे साथियों, बरखान कहते हैं। इसमें जो आकृति है, इसमें आकृति मेरे साथियों ऐसे बनती है, ऐसे बनती है मेरे साथियों। और पवन इधर से आ रही है, पवन किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, पवन इधर से आ रही है, पवन यानी हवा इधर से आ रही है। तो ऐसी आकृति बनती है मिट्टी के, हाँ, टीले की आकृति इस प्रकार से बनती है, डी अक्षर जैसी, डी अक्षर जैसी। दूसरी जो आकृति बनती है वो मेरे साथियों इसके विपरीत बनती है, इसके विपरीत बनती है, और उसका नाम है पैराबोलिक। उसका नाम है मेरे साथियों पैराबोलिक, पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। अब इसके विपरीत बनती है, पवन इधर से आ रही है, इधर से ही पवन आ रही है, लेकिन पवन इधर से आ रही है, लेकिन इसमें आकृति बनती है ऐसी, ऐसी ऐसी आकृति बनती है मेरे साथियों, हाँ ऐसी बनती है। इसके विपरीत जो आकृति बनती है वो बरखान के विपरीत आकृति जो बनती है वो पैराबोलिक बालू का स्तूप कहलाता है। और जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो बरखान के विपरीत होता है। अगर अगली अपन देखते हैं तो अगली है मेरे साथियों पवनानुकृति या फिर अनुदैर्ध्य या रैखिक, अनुदैर्ध्य या रैखिक या पवनानुकृति, पवनानुकृति बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। पवन के समांतर, पवन के समानांतर यहाँ पर क्या बनती है, बालू का स्तूप बनता है पवन के समानांतर। एक है तारा बालू का स्तूप। अब तारा बालू का स्तूप में क्या बनता है मेरे साथियों, ऐसे ऐसे तारे जैसी तीन आकृतियां बन जाती हैं, और अनियमित हवा के कारण, अनियमित हवाएं चलती हैं, इधर उधर की मिट्टी फैल जाती है, और जो आकृति बनती है, जो टीला बनता है वो तारे के समान बनता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, तारा बालू का स्तूप। एक है सब्र काफीज बालू का स्तूप। पेड़ों के आसपास जो आकृतियाँ बनती है मिट्टी की, उसको अपन सब्र काफीज बालू का स्तूप कहते हैं, सब्र काफीज बालू का स्तूप कहते हैं। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो समकोण पर बनता है, यानी समांतर एक दिशा में हवा चलती है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बालू का जो स्तूप है वो एक ही दिशा में हवा चलती है, और समकोण पर जो आकृति बनती है उसको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये आकृति हो गई मेरे साथियों अगर थार के मरुस्थल के बारे में अपन, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश या थार के मरुस्थल के बारे में और अपन देखते हैं तो यहाँ पर
लूणी, गग्गर, जवाई, लीलड़ी, मीठड़ी आदि नदियाँ बहती हैं। यहाँ पर ऊँट, पशुओं में ऊँट विशेष तौर से है जिसको थार का जहाज कहते हैं, ऊँट। उसी के साथ में चिंकारा, गोडावण, गोडावण जो पक्षी है ये जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं, ये विशेष तौर से लाठी सिरिंज में पाया जाता है। इसी के साथ में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का समापन होता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक जो खारे पानी की झीलें हैं जिसमें से कावोद जैसलमेर हो गया, लूणकरणसर हो गया, लूणकरणसर बीकानेर, सांबर झील को भी 33 सागर का ही अवशेष बताते हैं। डिडवाना जो नागौर में है ये भी इसी का भाग है। रेवासा सीकर में है वैसे। तो ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये भी किसी का भाग है, 33 सागर के ही अवशेष हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।